आज हम जो 10th क्लास एसएसटी है उसकी शुरुआत करेंगे और इस क्लास के माध्यम से ये जो क्लास आएगी ये क्लास अपलोड हो जाएगी। इस क्लास के माध्यम से हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे एसएसटी का 10th क्लास का। जो पढ़ा होगा उससे बाद एग्जाम में एक सिंगल वन क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप पहली बार पढ़ोगे कि एसएसटी एक अलग वे के अंदर जहाँ पे आपके पूरे कंसेप्ट तैयार होंगे, आपको एक एक चीज़ का पता होगा। पर स्कोर करता हूँ जो चैप्टर पढ़ा हूँ उस चैप्टर के आप यूपीएससी के मेंस की ट्यूशन देख लेना। हो सकता है फैक्चुअल में डाटा आपकी थोड़ी कम रह जाए, आपके कंसेप्ट इतने मजबूत हो जाएंगे कि वो चैप्टर आपका 100% तैयार होगा। ठीक है, तो आज हम अपनी शुरुआत की बात करें तो हम शुरुआत करेंगे जो पहला चैप्टर है। देखो, अगर हम थोड़ी एसएसटी की डिस्कशन करें, 10th क्लास एसएसटी को डिवाइड करें थोड़ा सी, अगर हिंदी में बोले तो सामाजिक, अगर इसमें सामाजिक को डिवाइड करें तो एसएसटी के अंदर जो बुक्स चलती है वो चलती है 4 बुक्स चलती है, 4 बुक्स चलती है। एक बुक होती है आपके इतिहास की, एक बुक है आपकी राजनीति की, एक बुक है आपकी भूगोल की, और एक लास्ट बुक आती है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, एक एक चीजों को थोड़ा समझ लेते हैं। इतिहास की बात करें तो हिस्ट्री है, राजनीति की बात करें तो पॉलिटी है, और भूगोल की बात करें तो जियोग्राफी है, और अर्थशास्त्र की बात करें तो इकोनॉमिक्स है। ऐसे कुछ करके आपके 4 सब्जेक्ट है। पूरे सिलेबस को हम डिवाइड करें तो ये 4 सब्जेक्ट है। अगर वेटेज की बात करें 80 नंबर का पेपर आता है आपका, और 80 नंबर में वेटेज है तो 20 ऑलमोस्ट वेटेज रहता है। इसका भी 20 रहता है, इसका भी 20 रहता है, इसका भी 20 रहता है, उसका भी 20 रहता है। तो ऑलमोस्ट जो सारे के सारे सब्जेक्ट हैं उनका जो वेटेज रहता है वो 20 के आसपास का वेटेज रहता है। इस 20 के वेटेज में आपको हर एक सब्जेक्ट को इस टाइप से तैयार करना है। मैं आपको पूरा डिस्कस कराऊंगी कौन से चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कौन से चैप्टर से आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन बनेंगे। मतलब जो अगर ऐसे बोले एमसीक्यू जिसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका मतलब अगर मैं हिंदी में समझाऊं वो होता है जो 4 ऑप्शन 4 ऑप्शन लेके जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन से चैप्टर में से बनेंगे, कौन से चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन बनेगा, कौन से चैप्टर में से कोई कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कराऊंगा, एक एक चीज डिस्कस कराऊंगा। जो पढ़ा हुआ उससे वाले एग्जाम में एक सिंगल वन क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर हम एसएसटी को हमने डिवाइड कर दिया है। हिस्ट्री के अंदर बताइए हम पास्ट इवेंट करते हैं जो इतिहास में पुरानी घटनाएं हो चुकी हैं जो आगे जाके पूरे समाज को इफेक्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। राजनीति के अंदर किसी भी देश के अंदर जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, कैसे गवर्नमेंट होती है, कैसे गवर्नमेंट इलेक्टेड की जाती है, कैसे गवर्नमेंट चुनी जाती है। ठीक है, पूरा डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश पहले में लोग क्लास में हिंदी में पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा, फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट में जो सब्जेक्ट बचता है उसके अलावा भूगोल मींस ज्योग्राफी होती है। इस अर्थ के बारे में यहाँ पे जो रिसोर्स है कॉन्टेक्स्ट ऑफ 10th क्लास के सिलेबस में जो भी डाटा दिया वो ढंग से बनेंगे। और अर्थशास्त्र में जो इकोनॉमिक्स है ये यहाँ पे 20 नंबर का कोर्स चलेगा और इसको भी हम ढंग से कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम हिस्ट्री की तरफ। आज जो इतिहास में शुरुआत करेंगे वो करेंगे हिस्ट्री से, हिस्ट्री से ही शुरुआत करेंगे। और हिस्ट्री क्या होती है फिर इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पास्ट के वो सारे इवेंट्स, वो ऐसे इवेंट्स जो समाज पे एक इफेक्ट डालते हैं। जैसे पास्ट में बहुत सारे इवेंट हुए हैं, जैसे कभी मेरे दादाजी कहीं पे घूमने के लिए गए तो उसको तो हिस्ट्री में काउंट नहीं कर सकते। हाँ, मेरे दादाजी कहीं पे जाने की वजह से वहाँ पर जो सारा चेंजेस आ गया उसको हिस्ट्री में काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके भी पेरेंट्स या किसी के भी पेरेंट्स घूमने के लिए इधर जाते होंगे तो उसको हिस्ट्री में काउंट नहीं किया जा सकता। लेकिन मोदी जी रशिया टूर पे गए, रशिया टूर पे जाके वीडियो में साइन कर दी। इसका मतलब ये जो इवेंट हुआ है, ये जो घटना हुई फ्यूचर में बच्चों को पढ़ाई जाएगी तो हिस्ट्री बनी नहीं क्या। तो ऐसे ये चीज़ें हिस्ट्री बन जाती है। सीधा मुद्दे की बात करें, अगर हम सीधी बात करें तो हिस्ट्री के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद जो अपना पहला चैप्टर है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। अंग्रेजी में बोलेंगे नेशनलिज्म, नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद क्या होता है सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि राष्ट्र क्या होता है और राष्ट्र का विचार लोगों के जहन में कैसे है। भाई राष्ट्र कैसे है भाई सर, आपने पहले पढ़ाया या आप मोटी मोटी अगर आप थ्योरी भी पढ़ो कि प्राचीन समय में क्या हुआ करता था जब एंशिएंट सिविलाइजेशन हुआ करती थी। जैसे मान लीजिए कि अर्थ है, ठीक है, अर्थ में छोटी छोटी एक टाइम में जब प्रिमिटिव लोग हुआ करते थे, जब वो आपने कभी हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर किसी ने डिटेल से आपको पढ़ाया
कि पहले बंदर हुआ करते थे, ये हुआ करते थे, हुआ करते थे। अगर आपने सुना कि सर वहाँ तो पहले बंदर हुआ करते थे, और इन बंदरों ने जब ये थोड़ा सा एक फेज के अंदर आ गया तो धीरे धीरे क्या बनते हैं, ह्यूमंस बनना स्टार्ट होते हैं, और ह्यूमंस बनने के बाद में या मानव बनना स्टार्ट होते हैं, और जब ये मानव बन जाते हैं तो बताओ छोटी छोटी बस्ती में रहने लगती है। अब इनको लगा कि अरे थोड़ा मैं आराम से समझाऊंगा, क्लास लंबी हो जाएगी उसी की। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा तो ये जो लोग हुआ करते थे इनकी नींद बन गई थी, तो हम ग्रुप में रहे। भाई अगर एक चीज बताओ, एक तो छोटे जानवर का शिकार करके खाए, एक बड़े जानवर को मार के खाए तो ज्यादा फायदा है, और इसके अलावा ग्रुप के अंदर सिक्योरिटी भी तो फील होती है। तो इन्होंने बना लिया भाई क्यों ना हम एक ग्रुप के अंदर रहे। तो इन लोगों ने जब ग्रुप के अंदर रहने लगे तो छोटी छोटी बस्तियां बसानी शुरू कर दी, छोटी छोटी कैटल्स बसानी शुरू कर दी। जब ये लोग छोटी छोटी बस्तियों के अंदर रहना स्टार्ट कर देंगे तो एक टाइम के बाद मतलब बच्चे ये बस्ती बड़ी नहीं बनेगी क्या, और जब ये बस्ती बड़ी बन जाएगी तो इसको हम कॉलोनी नहीं कह सकते क्या, बताओ इसको कॉलोनी नहीं बोल सकते क्या, सर ये कॉलोनी बन गई। अब इस कॉलोनी को कैसे चलाया जाएगा, बाबू एक चीज बताओ, क्या बिना रूल और रेगुलेशन के किसी भी चीज को चलाया जा सकता है? 1% पॉसिबल नहीं है। तो कुछ हमें ऐसे रूल बनाने पड़ेंगे ताकि इस कॉलोनी को चलाया जा सके। कैसे डिसाइड किया जाएगा कौन जाएगा हंटिंग करने के लिए, कैसे डिसाइड किया जाएगा कौन सिक्योरिटी को रखेगा, कैसे डिसाइड किया जाएगा कि भाई इस चीजों को, इन चीजों को हम कैसे चलाएं, भाई कैसे न कैसे तो डिसाइड करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो सारे लोग हंटिंग पे चले गए, पड़ोस से कोई आदमी आया और वो छोटे बच्चों को उठा के ले गया, कुछ रिसोर्सेज थे उनको उठा के ले गया, जो भी उसको अच्छा लगा वो, या लोग शिकार पे करने के लिए गए थे गाँव में, गांव के अंदर एकदम जंगल से शिकार गया, सैनिक सबको मार के खा गया। तो इन चीजों को कैसे आगे बढ़े, आप खुद सोचिए कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इन चीजों के लिए हमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे कि भाई कुछ लोग ऐसे वो जो इसी के अंदर रहे वो बाहर नहीं जाए। तो सब लोगों ने डिसाइड किया एक आदमी को चुन लेते हैं यार, इसमें से एक आदमी पे जब तो एक काम कर यार हम तुझे टैक्स पे करते हैं, भाई इसने कहा कि तुम सब शिकार कर जाओगे, मैं बैठ के सिक्योरिटी को मेरा क्या फायदा, भाई मैं तो भूख से मरूंगा, मेरे बच्चे नहीं है। तो इन सब लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं हम सब कुछ टैक्स पे कर देंगे, सब थोड़ा थोड़ा टैक्स पे करते हैं। टैक्स पे मतलब आज वाले कैसे जैसे टैक्स नहीं है, अगर सबने थोड़ा थोड़ा टैक्स पे किया तो इसका भी तो खाना हो गया। जैसे मान ये खाना ले गया, उसमें एक हिस्सा इसको ले दिया, इसने भी एक हिस्सा उसको दे दिया, इसने भी एक हिस्सा ले दिया, तो ये भी सिक्योर है। भाई ये सिक्योर है या नहीं कि हम बाहर शिकार करने के लिए जा सकते हैं, अंदर गाँव में शेर आता है वो शेर अटैक करता है तो ये हेल्प करने के लिए रहेगा, ठीक है, या बाहर से कोई अटैक भी कर देता तो ये अपने आप संभालेगा। ये सिक्योरिटी गार्ड बन गया, और ये सिक्योरिटी गार्ड पर क्या बनेगा, इसका भी फायदा क्योंकि इसके पास पैसे आने कमाने नहीं जाना पड़ता, सिक्योरिटी देंगे, इनके भी फायदे, ज़्यादा से ज़्यादा हंटिंग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। तो अब कौन फ्यूचर में करता है, सारे के सारे जितने मामले हुआ करते थे, जितने मैटर हुआ करते थे, सारे ही समान लगेगा। चुनाव छोड़िए, सारे जो मामले थे, जैसे जस्टिस करना है, न्याय करना है तो भी यही कर लेगा, गांव में कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाना है तो भी ये करना, गांव में किसी ने क्राइम किया तो किसी के पास में चले जाते हैं। मतलब एक टाइम की बात समझ जाए तो इसका जो पोजीशन है, जो सोसाइटी के अंदर पोजीशन, वो धीरे धीरे ग्रो होगी, ये एक लेवल का बंदा बनता जाएगा, और जब ये एक लेवल का बंदा बन जाएगा इसके पास थोड़ी पावर आ जाएगी। एक चीज बताओ, जब टैक्स पे होगा तो पावर बढ़ेगी, सीधी सी बात है, ये जेब में कितना है पावर बढ़ाता है, और इससे सोचा क्यों ना ये बस्ती तो मेरी है, अगर इस बस्ती पे भी मैं टैक्स कर लूं तो दोनों बस्तियों को मिला के बताओ कितना टैक्स मौज बढ़ेगी, बढ़ेगी, सीधी बात है। तो मौज बढ़ेगी तो इन दोनों बस्तियों, जब इन दोनों बस्तियों को इसने अपने यहाँ मिला लिया तो टैक्स भी ज़्यादा बढ़ा, टैक्स ज़्यादा बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगी, और पावर बढ़ेगी तो एम्पायर को एक्सपेंड करेगा, साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का ट्राई करेगा, मतलब नहीं करेगा। एकदम इजी कंसेप्ट समझो। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे करते करते छोटे छोटे किंगडम्स बनाना स्टार्ट कर देगा। समझो इस बात को, थोड़ा ज़्यादा प्लेन नहीं जा सकते हम, प्लेन क्लास के सिलेबस के पढ़ते हैं, पहले कंसेप्ट क्या होना जरूरी है, क्योंकि बिना कंसेप्ट के आगे चीज़ आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसका एक छोटी सी किंगडम का मतलब था साम्राज्य, सॉरी राज्य, इसने अपना एक छोटा सा राज्य बना लिया, और अपने इस छोटे से राज्य के अंदर मान लो इसने इतना छोटा सा राज्य बना लिया 10 इमेजिन, और इस राज्य के अंदर ये सारे काम खुद ही करता है। फ्यूचर में क्या होगा, ये करता 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 ये सारे फ्यूचर में बड़े बड़े राज्य बन जाएंगे, जैसे फ्रांस पूरा राज्य बन गया, जैसे फ्रांस एक पूरा बड़ा एम्पायर बन गया, ब्रिटेन एक बड़ा एम्पायर बन गया। इंडिया के अंदर भी तो नहीं हुई थी क्या, आपके मौर्य साम्राज्य हुआ था, मौर्य एम्पायर हुआ करता था, गुप्ताज एम्पायर हुआ करता था, मुगल एम्पायर हुआ करता था, और पूरा एक बड़ा एम्पायर बन गया। वो एक राजा रहेगा, वो सबसे टैक्स लेगा, टैक्स के बदले में सबको सुविधाएं देगा। लेकिन अब गेम अभी स्टार्ट होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ये राजा इतना एब्सोल्यूट हो गया था, इतना मोनार्की हो गया था, इतना निरंकुश हो गया था कि इसने जनता का खून पीना स्टार्ट कर दिया। खून पीने का सेंस मतलब ये भी नहीं सीधा सीधा ब्लड ऐसे नहीं, खून पीने का सेंस है कि इसने टैक्स इतने ज्यादा बढ़ा दिए, लोग पे ही नहीं कर पाए,
अब ये जो राजा हुआ करता था ये अपनी मौज मस्ती के अंदर जी रहा। अभी हम बोला किसी राजा अभी भी ना इसके जगह दूसरा गया, लेकिन तो राजा ही है, तो ये राजा है। अब वो अपनी एकदम मस्त मौज के अंदर जी रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये राजा धीरे धीरे क्या करता है, अब ज्यादा ये राजा एब्सोल्यूट होना शुरू करता है। एब्सोल्यूट बोले तो निरंकुश, ठीक है। और निरंकुश गवर्नमेंट बननी स्टार्ट हो जाती है, तो धीरे धीरे लोग इससे क्या हुए, परेशान होने लगे। अच्छा, इसी की पहले यूरोप में चले, तो यूरोप के अंदर जो रिलीजन मैटर हुआ करता था, जो धर्म वाला मामला आता था, वो भी यूरोप के अंदर बहुत तेज आगे बढ़ने लगा। और जैसे मान लो अपने पंडित जी होते हैं, मोदी जी होते हैं, मंदिर होता है भाई, राजा वाला सिस्टम समझ में, राजा की वीरा सब का आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर पढ़ा भी होगा, थोड़ा मैं कराऊंगा आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन का थोड़ा डिस्कस करूंगा। एक बार कंसेप्ट पकड़ना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना असिस्टेंट चल नहीं सकती। तो रिलीजन जो होता है, जो धर्म होता है, ठीक है, धर्म की महत्ता कैसे थी लोग के अंदर भाई। एक आपने कभी पढ़ा होगा, इसके अंदर थियोक्रेसी होती है। थियोक्रेसी में क्या होता है, रिलीजन के आधार पर चीजें चलाई जाती है। जैसे हम भी बोल देते हैं लोग बोलते हैं कि त्रस्यवाद में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि रिलीजन में लिखा हुआ है इस दिन जो मम्मी है वो हेयर वॉश नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, इस दिन फास्ट रखना है, इस दिन ये काम करना, वो काम करना। ये बातें आई कहाँ से, सोचो ये बातें आई कहाँ से, ये बातें आती है रिलीजन से, धर्म से। जब लोगों के अंदर बुद्धि कम होती है, उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए नई चीजें बनाई गई थी, जिसका नाम है रिलीजन, धर्म, ताकि लोगों को एक बंधन में बांधा जा सके और उस बंधन के अकॉर्डिंग लोग धीरे काम करेंगे। तो अब क्या हुआ, अब आप एक चीजों को समझ रहे बच्चे, ये तो समझ में आपके। और उसी टाइप से जैसे अपने यहाँ पर हिंदुज्म है, मुस्लिम है, अपने चर्च का मंदिर है, मस्जिद है, उसी टाइप से यूरोप के अंदर हुआ करते थे चर्च। यूरोप के अंदर क्या हुआ करते थे, चर्च। और इस चर्च का जो सेंट्रल एरिया हुआ करता था वो था आपका रोम, ठीक है, जो रोम था। इटली में जो जगह पड़ती है रोम, इटली का जो रोम था, इस चर्च में कैसे हुआ करता था। और इस चर्च का जो पुजारी हुआ करता था वो बहुत ज्यादा भ्रष्ट हुआ करता था, मतलब जनता का जो लोग हुआ करते थे उसको पूरा कंट्रोल करके रखता था। चर्च ने जो बात करी वो फाइनल थी। जैसे मानो चर्च वहाँ पे क्या क्या करता था, चर्च समझ गए आप, जो मंदिर, जैसे अपने मंदिर का पुजारी होता है, वहाँ चर्च का जो प्रमुख होता है उसे क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं कार्डिनल, और हिंदी में बोलते हैं पादरी। मैं दोनों पढ़ूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक, कॉम्बिनेशन चलता रहेगा ताकि दोनों टाइप के बच्चे क्लास को ढंग से कवर कर पाए। तो चर्च और जो पादरी थे, ये दोनों लोग जो हुआ करते थे, चर्च एक वो सेंटर हो गया, और पादरी, चर्च पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता था। राज्य के अंदर कौन सा गाना गाया जाएगा, चर्च डिसाइड करेगा, कौन सा डांस होगा, चर्च डिसाइड करेगा, मकान की डिजाइन कैसी होगी, चर्च डिसाइड करेगा, ठीक है, शादी का प्रोग्राम कैसे होगा, चर्च डिसाइड करेगा, टैक्स कितना लेना है, चर्च डिसाइड करेगा, राजा किस हिसाब से शासन करेगा, चर्च डिसाइड करेगा। मतलब एवरीथिंग डिसाइडेड बाय द चर्च। एक भी सिंगल चीज नहीं थी जो लोग डिसाइड करते थे, सारी चीजें जो डिसाइड करने वाला वो था, कौन था, आपका चर्च था। इसका मतलब मानते हैं अंधकार का जीवन था। जैसे चर्च का क्या मानना था, चर्च बोलता था कि ये जो अर्थ है वो तो एक ही जगह है, सन राउंड लगातार जो अपनी पृथ्वी है वो तो एक जगह स्टेबल है, और ये जो सूरज है लगातार चक्कर लगाता है। तो गैलीलियो कोपरनिकस, ये थोड़ी इंटेलिजेंट आदमी थे। अच्छा, गैलीलियो कोपरनिकस हुआ जिन्होंने सबसे पहले बता दिया था कि ये गैलीलियो को आदमी जिसने आपका टेलीस्कोप बनाया था, आपने पहले बना हुआ, तो गैलीलियो ने बता दिया कि ये सन राउंड में लगाता, अर्थ राउंड लगाती है। तो पोप ने कहा ये बात किसने फैलाई, हमारे विरुद्ध जाके बात किसने फैलाई, कि वो उसके दोस्त कोपरनिकस वो बता रहे थे कि पकड़ के लोग। तो चर्च के बाद एक खूंटा रहता था, खूंटा जानते हो, जैसे आयरन कोल मान लो, आयरन कोल मान लो, एक खूंटा लगा के रखते थे और उस खूंटे के बाद में जला देते थे। तो आपको लगता है कि किसी की हिम्मत होती पोप के सामने बोलने की, मतलब जितना कष्ट, जितने जटिल कष्टों से किसी आदमी को गुजरा जा सकता था, पोप पूरा काम करता था वो। तो किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि पोप के खिलाफ कुछ जाकर बोले। तो इसका मतलब पूरी यूरोप को पोप ने अंधकार में रख रखा है। तो बेड़ियां टूटनी चाहिए, तो ये बेड़ियां कैसे टूटेगी, तो पोप के बारे में आपको थोड़ी मोटी मोटी बातें समझ गई। और इसी पोप से कनेक्ट करते हुए हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया, लोगों के दिमाग में फीलिंग कैसे है कि नहीं पोप की जंजीरों को तोड़ना चाहिए, फ्रांस के अंदर जो लुई राज करा उस जंजीरों को तोड़ना चाहिए। तो ये बातें पढ़ेंगे हम अगले एपिसोड में, अगली क्लास में जो आपकी कल अपलोड की जाएगी उसमें पढ़ेंगे। और आपको पूरा सिलेबस ढंग से कराऊंगा। आपके जो नोट्स है या तो किसी हम देख लेंगे बाद में, किसी चैनल पर अपलोड करें, पैसे भी आपको पढ़ेंगे, नोट्स मिलेंगे सारे एकदम अच्छे तरीके से। और लास्ट वन थिंग, जो पढ़ा हुआ उससे बाद कुछ भी नहीं आएगा। एग्जाम टाइम के बाद जो लास्ट में क्लास होगी, मतलब
जैसे बोर्ड एक बार पैटर्न जारी करने के लिए हम इससे अपने क्वेश्चन पूछेंगे, पतली सी शीट दूंगा, उसके बाद एक सिंगल वर्ड क्वेश्चन ही आएगा। ट्रस्ट कीजिए और पढ़ते रहिए। मेरे हिसाब से सारी बातें आपको समझ में आ गई। थैंक यू फॉर क्लास।